नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक ऐसी खबर मैं लेके आया हूं जिसने पूरे यूपी को हिला कर रख दिया। यूपी के शाहजहांपुर जिले में जो हुआ उसने लोगों के होश उड़ा दिए। देखते ही देखते एक रात के अंदर 1 करोड़पति परिवार पूरा का पूरा खत्म हो गया, जिसने पूरे जिले में, पूरे शाहजहांपुर में कहें तो पूरे यूपी में कहें, सबको चौंका कर रख दिया कि आखिर 1 करोड़पति परिवार कैसे इस हालत में पहुंच गया कि एक झटके में ही पूरा परिवार खत्म हो गया। बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी लंबी उसकी चादर हो। अगर चादर से ज्यादा पैर फैलाओगे तो वो फट जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। यूपी के शाहजहांपुर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ पर 1 करोड़पति हैंडलूम कारोबारी ने कारोबार को बढ़ाने के लिए इतना कर्ज ले लिया कि वो कर्ज ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। कर्ज और सूदखोरों की बेरहम वसूली ने इस कारोबारी को सिर से लेकर पांव तक कर्ज के दलदल में डुबो दिया। हालात ऐसे बने कि उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। पति पत्नी ने अपने मासूम बेटे को सबसे पहले जहर देकर मार डाला और उसके बाद अपनी जीवन लीला भी हमेशा के लिए समाप्त कर दी। इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने से पहले पति पत्नी ने अपने अपने परिजनों को खत लिखे। इन खतों में वो सारी बात थी जिसकी वजह से ये पूरा परिवार खत्म था। पत्नी ने अपनी मां को और अपने भाई को करीब 13 पन्नों का ऐसा खत भेजा जिसमें उसने क्या क्या कहा वो हम आपको बताएंगे। वहीं पति ने भी 13 पन्नों का खत अपनी मां को भेजा जिसमें उसने बताया कि आखिर क्यों वो पूरा परिवार, आखिर उनके पास कोई चारा नहीं बचा, जिसकी वजह से उन्हें एक ऐसा खौफनाक कदम उठाना पड़ा जिसे वो उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तो आखिर कौन है वो लोग जिसने तोड़ा एक हंसते खेलते परिवार को? क्या है उन 25 पन्नों के खत का राज जिसमें छुपे हैं वो नाम जिनकी वजह से पति पत्नी इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हो गए? हमारी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पति और पत्नी दोनों के उन खतों के बारे में बताएंगे जिनमें उन्होंने क्या क्या लिखा, क्या क्या जिक्र किया, किन ऐसे लोगों के नाम हैं जिनकी वजह से आज ये करोड़पति परिवार इस दुनिया में नहीं है। पूरे परिवार में जिनके परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। तो इनके खतों की डिटेल हम आपको सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले हम एक बार पूरा घटनाक्रम आपको बता देते हैं ताकि आपको पूरी कहानी समझने में आसानी हो। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में यह सनसनीखेज घटना हुई। यहाँ का रोजा थाना इलाका है। यहाँ पर सूदखोरों और कर्जदारों, लेनदारों से परेशान होकर शहर के पॉश इलाके, शाहजहांपुर का सबसे पॉश इलाका माना जाता है दुर्गा एन्क्लेव, इस कॉलोनी के रहने वाले हैंडलूम कारोबारी 36 साल के सचिन ग्रोवर, उनकी पत्नी 34 साल की शिवांगी ग्रोवर और 4 साल के बेटे फतेह, जिसका नाम था फतेह, एक साथ पूरा परिवार एक रात में ही खत्म हो गया। बताते हैं कि पति पत्नी ने बेटे को कोल्ड ड्रिंक में जो है जहर मिलाकर पिला दिया जिससे बच्चे की उल्टी हुई, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद पति पत्नी ने अलग अलग कमरों में अपने साथ वो किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब इनका हम पूरे परिवार का पूरा लेखा जोखा पहले आपको बता दें, फिर इनके खत के बारे में हम आपको बताएंगे जिसके बारे में सब कोई जानना चाहता है कि उन 25 पन्नों खत में 13 पन्ने पत्नी के जो उसने अपनी मां को भेजे, 12 पन्ने पति सचिन ग्रोवर के जिसने अपनी मां को भेजे। इन 25 पन्नों में क्या है, क्या उन्होंने बताया है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। एक एक शब्द उन पन्नों में क्या है। सचिन के जो है उस शाहजहांपुर शहर में पानीपत हैंडलूम नाम से 2 दुकानें हैं। उनके दो भाई हैं। दोनों भाई भी हैंडलूम का कारोबार करते हैं। मकान में सचिन का परिवार जो है, इनका 2 मंजिला का मकान था जो करीब 2200 स्क्वायर फीट का था। 2200 स्क्वायर फीट से मतलब बंगला टाइप का जो उस मकान था जिसकी कीमत करीब करीब जिस इलाके में है उसकी वजह से 1 करोड़ रुपए है। सचिन के 2 भाई हैं, दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है।
सचिन के शहर में बता दिया 2 दुकानें थी, पानीपत हैंडलूम करके, लोग जो शाहजहांपुर के होंगे वो जानते होंगे। साथ ही इनके जो दोनों भाई थे वो भी यही कारोबार करते थे। मकान में जो है सचिन का परिवार, मां सीमा, भाई रोहित साथ रहते थे। सेकंड फ्लोर पर सचिन ग्रोवर, उनकी पत्नी शिवांगी ग्रोवर और उनका बेटा रहता था। नीचे के ग्राउंड फ्लोर में भाई रोहित, मां सीमा, उसकी पत्नी और उसके बच्चे उच्चे रहते थे। तीसरा जो भाई है, जो 3rd नंबर का है, वो गौरव उर्फ मोहित कुछ दूरी पर रहता है, उसका भी घर पास ही में। वहीं जो इनके पिता थे सचिन ग्रोवर के, विजय ग्रोवर, उनकी साल 2009 में मौत हो चुकी थी। इसके बाद व्यापार पूरी तरह से बेटों के हाथ में आ गया था। आपको बता दें अब कर्ज की शुरुआत कहां से होती है वो सुनिए। जो हैंडलूम कारोबारी सचिन ग्रोवर थे, उन्होंने साल 2023 में अपने कारोबार को बढ़ाने के उद्देश्य से, कहते ना कि आपने जब बड़ा सपना देखते हो तो बड़ा सपना देखने के लिए बड़ी राशि चाहिए होती, इसी बड़े सपने को साकार करने के लिए सचिन ग्रोवर ने जिला उद्योग केंद्र से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख रुपए का कर्ज लिया था। 50 लाख का। अपनी सास संध्या मिश्रा के नाम पर यह लोन उन्होंने निकलवाया था। ठीक है, अपने नाम पर नहीं लिया था, क्योंकि बताया जा रहा है कि सचिन ग्रोवर का सिविल बहुत खराब था, उनका ऊपर कई जगहों से कर्जा था, इस वजह से उनको लोन नहीं मिल पाता। इसलिए उन्होंने अपनी सास जो है संध्या मिश्रा के नाम पर यह 50 लाख का कर्ज लिया था। और इसकी किस्त जो थी, हर महीने की किस्त, जो सुनकर तो शायद जो आम लोग हैं उनके होश उड़ जाएंगे, इसके हर महीने की किस्त थी करीब 1,20,000 रुपए के आसपास की। हर महीने की किस्त जो है वो सचिन ग्रोवर देता था। समझ रहे हैं? ये एक कर्ज था, इसकी शुरुआत हुई। अब आगे क्या घटनाक्रम हुआ वो हम आपको बताते हैं कि जो ये पूरा घटनाक्रम था, सुबह 8 बजे, जब कल की बात है ये, सचिन के नीचे ना आने पर, मतलब जब रात में सब लोग सोए हैं, तो हम एक बार का घटनाक्रम एक मिनट मुझे दीजिए। हाँ, मंगलवार रात की 11:30 बजे बताते हैं कि जो सचिन की पत्नी शिवांगी है, वो मोबाइल का चार्जर मांगने के लिए नीचे आई थी। बहू जो अपने बड़े भाई हैं, उनकी पत्नी से उन्होंने चार्जर लिया और चली गई ऊपर। इसके बाद उनको किसी ने नहीं देखा। बुधवार सुबह जो इनके भाई थे मोहित उर्फ गौरव, उनके 9 महीने के बेटे का नामकरण का संस्कार का कार्यक्रम था और गुरुद्वारे में था। उसमें शामिल होने के लिए इन्हें सबको जाना था। इसके अलावा जो शिवांगी है, उसके मायके में उसके यहाँ भी एक किसी की तेहरवी थी, वहां पर भी इन्हें जाना था। बुधवार सुबह 8 बजे तक जब सचिन ग्रोवर, शिवांगी ग्रोवर और ना ही बच्चा कोई नीचे नहीं आया, तो जो उनकी माँ थी, सचिन की माँ है, उनको लगा कि शायद सो गए होंगे, चलो हम जगाने जाते हैं। माँ सीमा जो है, जब आवाज लगाई कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद वो ऊपर दूसरी मंजिल पर पहुंचती हैं। यहां पर जब वो अंदर झांककर खिड़की से देखती हैं तो उनकी चीख निकल जाती है। उन्हें दिखता है कि शिवांगी का जो शव है, शिवांगी की जो लाश है, वो रस्सी से एक फंदे से लटक रही है। बेड पर 4 साल के बेटा फतेह जो है, उसकी लाश पड़ी है, उसके ऊपर कंबल पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। इतना देखते ही तो माँ जो सीमा थी, उनको तो समझ लो बदहवास हो जाती। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर जो नीचे दो भाई और पत्नी थे, बच्चे थे, वो सब तुरंत ऊपर आते हैं। वो ये दृश्य देखते हैं तो वो भी चीख पुकार मच जाती है। इस दौरान मोहल्ले में हड़कंप कर जाता है कि क्या हुआ। मोहल्ले के लोग सब पहुंच जाते हैं। जब मोहल्ले के लोग पहुंचते हैं तो वो किसी तरह से दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं दूसरे कमरे में सचिन की भी लाश एक फांसी फंदे से लटक है। ये सब देख कर तो पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। हर तरफ हो जाता है कि आखिर हुआ क्या। एक रात में ऐसा क्या हो गया कि एक साथ बेटा खत्म हो गया, बहू खत्म हो गई, पोता खत्म, सब पूरा परिवार एक झटके में खत्म हो गया। इसके बाद रोजा थाने पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है। इस दौरान पुलिस को सचिन और शिवांगी के मोबाइल मिलते हैं। सचिन के मोबाइल से पुलिस को एक ऐसा मतलब फोटो मिलता है जिसमें उसने अपने घर वालों को 13 पन्ने का खत भेजा था। वहीं शिवांगी के फोन से भी ऐसा ही एक खत का मिलता है जिसमें 13 पन्ने थे, जो उसने अपनी मां और अपने भाई को भेजा था। अब खत की बात हम आ रहे हैं। अब
आरोप प्रत्यारोप का बात सोचिए। सचिन की सास संध्या मिश्रा ने आरोप लगाया कि जिला उद्योग केंद्र से स्वीकृत ऋण के अनुदान के नाम पर दामाद को परेशान किया जा रहा था। 17 लाख का अनुदान मिलना था और इस अनुदान को जो स्वीकृत करने वाले जो लोग थे वो सचिन से कुछ पैसे की डिमांड कर रहे थे और कह रहे थे जब तुम हमें दोगे तभी हम वो करेंगे। और इस वजह से सचिन बहुत परेशान था, इसीलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। वहीं भाई गौरव ग्रोवर ने बताया कि शहर के 4 लोगों से 2-2 लाख करीब है कर्ज जो है वो सचिन ग्रोवर ने ले रखा था। अब उसका ब्याज सुनिए, कितना ब्याज था जानते हैं? हर दिन का 2000 रुपए सिर्फ ब्याज की वसूली थी। 2-2 लाख रुपए उसने 4 लोगों से कर्ज लिए थे, 8 लाख रुपए के करीब, और ब्याज कितना दे रहा था? हर दिन का 2000 रुपए। समझिए हर दिन का 2000 रुपए कितने हो गए, आप अंदाजे लगाइए कि एक महीने में ही 60,000 रुपए का ब्याज था। इतना तगड़ा ब्याज चल रहा था। ठीक, भाई ग्रोवर ने ये सब बताया। अब जो अभी परिजन बता रहे हैं वो बता रहे हैं, अभी खत में क्या है वो हम आप बताएंगे। कर्जदारों का जो भाई का कहना है कि कर्जदारों के चंगुल में फंसकर सचिन ग्रोवर पूरी तरह से टूट गए थे। हालात से पता चला था कि उन्होंने के पास जब कोई और चारा नहीं बचा, उन्हें लगा कि अब वो इस कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, तो उन्होंने अपने घर में इसकी पहले से ही तैयारी कर ली थी। बताते हैं कि जो दोनों रस्सियां मिली वो दोनों रस्सियां नई थी। ऐसा लगता है कि उन्हें जल्द ही खरीद कर लाया गया था। एसपी के मुताबिक छानबीन से सामने आया कि बेटे फतेह को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर दिया गया था। पहले माना जा रहा था कि चॉकलेट में या किसी चीज में मिलाकर खाया, लेकिन बाद में वहां कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल मिली, जिससे ये हुआ कि कोल्ड ड्रिंक में ही जहर मिलाकर बच्चे को दिया गया। बच्चे ने जहर पिया, उससे उल्टी हुई। एक उल्टी बाथरूम में की, दूसरी उसने बेड पर की और उसके बाद उसका काम तमाम हो गया। वहीं सचिन और शिवांगी ने अलग अलग कमरों में फंदा जो है अपने आप को मौत के हवाले किया। सचिन का जिस तरह से डेड बॉडी थी, शिवांगी की जिस तरह से डेड बॉडी थी, पुलिस इस चीज की जांच कर रही है। लेकिन इस हालात में पूरा पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को जब शव सौंप दिए गए तो गमगीन माहौल था। गौरव का कहना है कि उसने अपने भाई का पूरा कर्तव्य निभाया था। बेहतर आमदनी के साथ ही सचिन ग्रोवर खुले हाथ से खर्च करता था। सचिन के ऊपर कर्ज होने पर गौरव ने आगे आकर उसे निपटाने का कार्य किया। बैंक के ऋण का सेटलमेंट कर निपटाया। कर्ज को लेकर परिवार में अनबन हो गई थी। सचिन की भाभी ज्योति और सीमा भी उनके मकान के हिस्से में नहीं जाते थे। ज्योति ने बताया कि खाना सबका एक साथ बनता था, लेकिन इस कर्ज की वजह से हम लोगों के बीच में तनातनी थी। भाई ने कहा हमने जितना हो सकता है हमने किया, लेकिन सचिन के जो खत है ना उसमें कुछ और ही है। उसने अपने परिवार के लिए बहुत नाराजगी दिखी। वहीं अब 50 लाख का जो कर्ज था उसके बारे में बता दें। 50 लाख कर्ज मिलने के बाद जो सचिन ने पुआया तहसील के ब्लॉक क्षेत्र में एक फैक्ट्री की स्थापना की, कार्य शुरू किया गया। उनका माल शहर के अलावा पड़ोसी जिलों में जाता था, लेकिन कारोबार सही से चला नहीं, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ और वो यहीं से 50 लाख का लोन लिया था। इसके बाद वो अपने काम को बढ़ाने के सिलसिले में लगातार कर्ज लेते चले गए और वो कर्ज के दलदल में फंसते चले गए। बैंक से लेकर सूदखोरों तक उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। पत्नी की ज्वेलरी तक गिरवी रखनी पड़ गई थी। बताते हैं कि सूदखोर उन्हें धमकाते थे और हमने आपको बताया कि 2-2 लाख रुपए का कर्ज लिया था, उसका 2-2 हजार रुपए का ब्याज जाता था। अब वहीं जो एक आरोप पर जिन्होंने लगाया कि जो 17 लाख रुपए के कर्ज और अनुदान वो ले रहे थे, उसका क्या मामला था वो भी हम आपको बता दें। स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त जो सास हैं शिवांगी की मां संध्या मिश्रा, उन्होंने बताया कि साल 2017 में सचिन ग्रोवर से शिवांगी ने प्रेम विवाह किया था। शिवांगी का मायका और ससुराल आस पड़ोस में ही है। शिवांगी की मां ने बताया कि बुधवार को उसकी बुआ की 13वीं थी। उसकी तैयारियां शाम को शिवांगी और सचिन ने पूरी की थी। रात 10 बजे शिवांगी अपनी बेटे के साथ सड़क पर टहलती हुई दिखी। तब तक सब कुछ सामान्य था, कुछ भी नहीं बदला था। बुधवार सुबह 8:30 बजे संध्या मिश्रा के बेटे शिवाल मिश्रा जो भाई था, शिवांगी ने अपने भाई और मां दोनों को खत भेजा था, लेकिन मां ने अपना फोन देखा नहीं, इसलिए उसे खत दिखा नहीं। जब बेटा जो है शिवाल मिश्रा जो है वो कोटा में राजस्थान में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा, जब उसे वो मैसेज मिला, उसने देखा तो उसने तुरंत इस बात के लिए अपनी मां संध्या मिश्रा के फोन किया कि देखो दीदी ने ऐसा कुछ मैसेज भेजा। जिसके बाद जब
बुधवार सुबह संध्या मिश्रा वहां पहुंची, तब तक देखा कि घर के बाहर तो भीड़ लगी हुई है। अब अनहोनी की आशंका वो भाग गई और घर पहुंची तो उन्होंने बेटी, दामाद और नाती का शव देख पर बिलख पड़ी। उन्होंने कहा कि कर्ज के चलते उनकी बेटी का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। बेटी काफी बहादुर थी, दिक्कत होती थी तो हमें बता देती थी। हमने अपने तरफ से पूरी मदद की, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मां ने क्या कहा, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं, फिर हम अब आपको शिवांगी और सचिन ग्रोवर के खत के बारे में बताएंगे कि उन्होंने अपने अपने खत में क्या लिखा। संध्या मुझे क्या हुआ आज, क्या कुछ पता? कल तो शिवांगी बिल्कुल ठीक थी रात तक, और उसने वो सामान, आज मेरी नंद की 13वीं थी, शिवांगी सारा सामान भी लाई थी और सब कुछ ओके चल रहा था। सब वहाँ दावत होने थी मेरे घर पर। सुबह हमको करीब 9-10 क्यों 9:30 बजे करीब पता चला। 8:30 से हमारे लड़के का फोन आया, वहाँ से बाहर है वो मेरा बेटा शिवांगी का भाई। तो कहा देखो जाकर उनको, उसको भी मैसेज किया होगा, उसने पढ़ा होगा। 35 पन्नों का मैसेज डाला है मेरे व्हाट्सएप पर, हमने बाद में देखा अभी, लेकिन पढ़ा नहीं है, कुछ इंग्लिश में है कुछ हिंदी में। अच्छा। अभी मेरी स्थिति ऐसी नहीं जो उसको पढ़ते। तो पढ़ेंगे उसको। आखिरी बार बात हुई थी बेटी से? हाँ, मेरी बात हुई थी शाम को, तो वो कह रही थी मम्मी हम सामान ले आएंगे, रात को ही दे जाएंगे, नहीं तो सुबह 6 बजे। अपनी भाभी की भी बात हुई थी, सुबह 6 बजे दे आएंगे। वो 13वीं में होता नहीं, चुड़िया बिछिया दुनिया भर, क्योंकि वो सुहागिन मरी थी मेरी ननद की, मेरी ननद विमला, आज थी 13वीं उनकी। तो वो सारा सामान उसे देना था शिवांगी को, हमको तो अपने मन का बोला। राशि आ रही थी, वो भी सचिन कह के आए थे, तो सागा के बेचारे हलवाई सब कोई दिक्कत ही नहीं थी। मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सचिन शिवांगी को कुछ ना कुछ बाहर से जरूर हुआ है। बाहर से कहीं जरूर प्रताड़ित हुए, मार्केट से या कहीं से भी, या बैंक से कहीं से भी हुए हैं। अब उनका जो हम पढ़ेंगे तो वो हम देखेंगे। बैंक का भी कुछ था? हाँ, बैंक का भी था कुछ इशू, तो वो सब्सिडी कुछ आनी थी, लेकिन मुझे मैं पढ़ूंगी तब जाऊंगी। कुछ बाहर लोगों से भी उन्होंने कुछ पैसा सा ले रखा था क्या? नहीं, बाहर से तो कुछ नहीं लिया था, जो कुछ था वो सुसाइड नोट आपको भेजा है क्या? हाँ, सुसाइड नोट हमको भेजा, अपने भाई को भेजा। तो भाई को उसने वहाँ पढ़ा होगा, तो हमको कहा जाके देखो। मतलब सचिन ने अपने भाई को भेजा है? नहीं। अच्छा, शिवांगी ने अपने भाई को भेजा। तो वो सचिन ने लिखा था, शिवांगी ने लिखा? ये मुझे शिवांगी ने लिखा, उसी की राइटिंग है, कुछ इंग्लिश में है, 35 पेज है। वो मेरे भतीजे ने गिने, अभी मैंने गिने नहीं थे, उसने मेरे भाई ने भतीजे ने गिने, तो वो कुछ इंग्लिश में है कुछ हिंदी में है, और वो मैंने पढ़ नहीं पाया। सुबह 7 बजे का मैसेज है वो। कभी दोनों के बीच कोई? चलिए अब हम आपको बताते हैं कि दोनों के खतों में क्या। सबसे पहले शिवांगी ने अपने खत में क्या लिखा वो हम आपको पूरा बताते हैं। 13 पेज के जो अपने खत में शिवांगी, सचिन की पत्नी शिवांगी ने अपनी मां के लिए लिखा है, सॉरी मम्मी, ये शिवांगी के शब्द हैं जो उसने खत में लिखा। सॉरी मम्मी, मैंने जो कुछ भी किया उसकी कोई माफी नहीं है। अपने साथ साथ तुम्हारी भी लाइफ बर्बाद कर दी। आई एम सॉरी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अब कोई रास्ता नहीं रह गया, लोग जीने नहीं देते। सचिन का किया हम सबको भुगतना पड़ रहा है। यानी शिवांगी भी मान रही थी कि सचिन की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है और इसको हमें भुगतना पड़ रहा है। भले उससे प्यार करती थी, लेकिन उसको पता था कि सचिन ने कुछ गलतियां की है जिसकी वजह से उन्हें ये सब भुगतना पड़ रहा है। ठीक, शिवांगी आगे लिखती है, मेरी कार मेरे मरने के बाद लोन फ्री हो जाएगी। अभी चौक में गिरवी है, 3.5 लाख रुपए में उसे छुड़वा कर बेच लेना। जो पैसा मिले उससे अपना गोल्ड निकलवा लेना। कैपरी गोल्ड लोन में है और बाकी चौक में गुरुद्वारा वाली गली में खुराना ज्वेलर के पास है। वहां सचिन के नाम से, कैपरी में मेरे नाम से है। मम्मी, किसी से डरने की या प्रेशर में आने की जरूरत नहीं। कोई कुछ बोले तो कहना हमें खुद बर्बाद कर दिया उसने। घर बेच देना मेरा और लोन सेटल करवा लेना, क्योंकि 50 लाख का लोन जो है वो शिवांगी की मां के ही नाम पर। सब तुम्हारा है। अब हम नहीं चाहते कि तुम हम लोगों को नफरत से याद करो। बुरी याद समझकर हमें भूल जाना। भगवान से मांगना कि कम से कम मरने के बाद हमें सुकून मिले। जीते जी तो हमने एक दिन भी सुकून की सांस नहीं ली। भगवान किसी को सचिन की जैसी फैमिली ना दे। आई लव यू फ्रॉम शिवांगी, सचिन और फतेह। शिवांगी बेटी थी, सचिन दामाद था और फतेह नाती था। ये शिवांगी ने अपने खत में लिखा। और लास्ट की लाइन जानते हैं, लास्ट की लाइन बड़े गौर देने वाली है।
भगवान किसी को सचिन की जैसी फैमिली ना दे। यानी सचिन की जो फैमिली थी शिवांगी, उनको बड़ा इस चीज में दोषी मान रही कि उन्होंने हमारा सही से साथ नहीं दिया, इस वजह से ही हमें ये सब करना पड़ रहा है। अब सचिन ने अपने खत में क्या, देखिए और भी ज्यादा थी लेकिन जो मुख्य बात थी वही थी। सचिन ने अपने खत में क्या लिखा वो हम आपको बताते हैं। सचिन ने अपने खत में विस्तार से पूरा सब कुछ लिखा है, साथ में उसने उन लोगों के नाम भी लिखे जिनसे वो बहुत परेशान था। 13 पेज का उसका भी खत है जिसमें उसने अपने प्रताड़ित करने वालों और मदद नहीं करने वालों के नाम भी लिखे हैं। अब हम सचिन का खत बताते हैं। सचिन ने लिखा, मेरी अपनी फैमिली ने मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया। मेरा भाई गौरव और मेरे चाचा पवन ने मेरे साथ नहीं खड़े हुए। गौरव ने ऐसा प्रेशर बनाया कि घर बिक जाए। जो घर हमारे पिता ने बनवाया था, जो हमारी माँ के नाम था, अगर वो बिक जाता तो हमें कुछ नहीं मिलता। मेरी माँ भी उन्हीं की तरफ थी। इस घर के लिए मुझे बैंक से लोन लेना पड़ा जिसकी 1,20,000 रुपए हर महीने की किस्त जाती थी। ये कर्ज मुझे अपनी सास के नाम पर लेना पड़ा क्योंकि मेरा सिविल खराब था। मेरे भाई ने घर में हिस्सा लिया, साथ ही अपने हिस्से के पैसे भी लिए। मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे बार बार अपमानित किया गया और धोखा मिला। सचिन ने कहा कि जो मतलब 1,20,000 की किस्त थी, 50 लाख रुपए उसने कर्ज लिया था, उससे अपनी फैक्ट्री भी सेट की थी और घर को भी उसने कुछ किया। उसका कहना था 1,20,000 की किस्त जा रही थी लेकिन घर वाले मुझे समझ नहीं रहे थे और उसको उधर काम में भी नुकसान हो रहा था। सचिन ने आगे लिखा, मेरा दोस्त सैंकी आनंद मुझसे 30% ब्याज पर पैसा वसूलता था। जब जरूरत पड़ती थी तो वो मुझे अपने दोस्त से पैसे दिलवा देता था लेकिन उसके बाद भारी ब्याज के साथ पैसा वसूलता था। वह मेरी रिश्तेदारों और दोस्तों को भड़काता था कि मैं पैसे वापस नहीं करता, जबकि मैंने सभी का पैसा लौटाया है। फिर भी वो मेरे खिलाफ माहौल बनाता रहा। मेरी और मेरे परिवार की मौत में उसका सबसे बड़ा हाथ है। यानी इसके दोस्त के ऊपर सबसे बड़ा उन्होंने वो किया है। मेरे उसके साथ अच्छे संबंध थे लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मेरी पत्नी की छवि खराब की। अब टूट चुका हूं। सैंकी और उसके साथियों ने मुझे समाज में बदनाम किया। मेरी पत्नी की भी मार्केट में छवि खराब की। मैंने लाख कोशिश की लेकिन अब मैं थक गया हूं। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मैंने 6 महीने से लगातार बैंक की किस्त चुका रहा हूं लेकिन कर्ज है कि बढ़ता जा रहा है। मैं अब टूट चुका हूं। मैंने किसी का पैसा हड़पने की नीयत से नहीं लिया था, फिर भी मुझे बदनाम किया गया। मैंने रामनगर मोहल्ले के विक्की बग्घा से भी कुछ पैसे लिए थे। उसे बताया था कि निवेश के लिए पैसे ले रहा हूं लेकिन मैं पैसे निवेश नहीं कर सका। यह गलती मैंने सबके सामने मानी थी। विक्की से 2-3 महीने का समय मांगा था। कहा था ग्रामीण बैंक में पत्नी के नाम से फाइल लगाई है। इससे पूरे लेन देन की जानकारी किसी को नहीं थी। कुछ पैसा मेरी सास की फर्म से भी आ गया। इसमें मेरा मोबाइल नंबर लगा था लेकिन इसकी जानकारी सास को भी नहीं थी। मतलब एक तरीके से कहें हर जगह से जो सचिन है वो उसके पास कर्ज ही कर्ज होता जा रहा था। सचिन ने लिखा, मैंने शराब का बिजनेस भी किया, उससे मुझे अच्छा पैसा मिला लेकिन मैं पकड़ा गया। मुझे लगता है इलीगल शराब सप्लाई का काम उसने किया होगा। मैंने सबके सामने गलती मानी और पैसा लौटाने का समय मांगा लेकिन इन लोगों ने मुझे पीटा। फिर मेरी सास को फंसाने की धमकियां मिलती रही। मुझे हार्ट अटैक पड़ा, उसके बावजूद इन लोगों ने टाइम नहीं दिया। मेरे दोस्त सैंकी सबको मेरे खिलाफ भड़काता रहा। जितना पैसा मुझे इनको देना है वो ये लोग शराब की कमाई से ले चुके हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं लेकिन इतना मानसिक दबाव था कि मैं टूट गया। मेरे चाचा और बड़े भाई ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी। वे हमदर्दी का दिखावा करते थे लेकिन मेरी परेशानियां सबको बताकर मुझे बदनाम करते थे। मेरे ऐसे में समय मुझे बचाने के बजाय मेरे मरने का कारण बने। अपने परिवार को उसने दोष दिया। हे भगवान, मेरे भाई और चाचा को लंबी उम्र दे। मेरे पिता ने मेरे लिए सब कुछ बेच दिया, घर और जेवर सब कुछ, लेकिन बाकी रिश्तेदारों ने मेरी हालत बिगाड़ दी। मेरी पत्नी शिवांगी का इन सब में कोई दोष नहीं, फिर भी उसे प्रताड़ित किया गया। मैंने उन सभी से पूछना चाहता हूं कि आपने मेरी पत्नी को क्यों तकलीफ दी जब वो खुद सबसे दूर रहती थी। आगे सचिन लिखता है,
मैं अपनी पत्नी को वो सुख नहीं दे सका जो जिम्मेदार होने के नाते देता। मैंने अपने सबसे बड़े भाई रोहित को भी बेरोजगार होने पर बिना शर्त अपने साथ काम में लगाया। जैसा भी था उनको मालिक बनाकर रखा। मेरे मंझले भाई गौरव ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया। मैं ही देवता बनकर घर में घूमता रहा और बाहर से कर्ज लेकर घर दुकान चलाता रहा। रोहित, किराए वाली दुकान खाली कर दो और मंदिर वाली दुकान से गुजारा करना, किसी को व्यापार का पैसा नहीं देना, तुम खुद खुश रहना और मम्मी को भी खुश रखना, किट्टू को खूब पढ़ाना, सॉरी मम्मी, मेरे मरने के बाद सब कुछ तुम्हारा है। सचिन ने आगे लिखा, अब ये सब कर रहा हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने अपने साथ शिवांगी की लाइफ भी बर्बाद कर दी। हमारे कर्ज अनोखे नहीं थे जो सब घाव बनाकर हमारा जीवन कष्ट वाला बना दिया। मेरे मरने के बाद घर बेचकर बैंक का पैसा सेटलमेंट कर देना। अगर कुछ बचता है तो तुम्हारा है। कार, स्कूटी, मोबाइल, इंश्योरेंस सब तुम्हारा है। ये अपने उसने भाई को दिया है। और ये पूरा घटनाक्रम जो है उसने अपने बताया कि इस तरह से परिवार के कुछ लोग थे जिन्होंने उसकी मदद नहीं की। वहीं कुछ लोग कहना है कि हमने मदद की थी, लेकिन कर्ज ही इतना था कि उसे चुका पाना हमारे बस की बात नहीं थी। 50 लाख का कर्ज है। अब इसने कहा कि मेरे हिस्से का घर बेचकर कर्ज बैंक का चुका देना ताकि किसी को परेशानी हो, और जो पैसा मिले वो अपने एक भाई को बोला है कि तुम रख लेना। वहीं जो एक सचिन ने एक आखिरी कोशिश की थी इस कर्ज को किसी तरह से सेटल करने की, तो उसमें क्या है, इसने उद्योग केंद्र के जरिए एक योजना थी जिससे इसने 17 से 18 लाख रुपए का अनुदान लेने का अप्लाई किया था। इससे उद्योग केंद्र के अरुण नाम के व्यक्ति ने, जो इनके घर वालों का कहना है कि उद्योग केंद्र में जो अरुण नाम का कोई व्यक्ति उसने अटका रखा था। अनुदान मिलने पर वो अपना कर्ज चुकाने के चक्कर में था। उसको ये था कि 17 से 18 लाख का ये लोन अगर मिल जाएगा तो वो बाकी सब कर्ज को सेटल कर देगा। बस इसके पास एक ये कर्ज और जो 50 लाख का कर्ज उसने फैक्ट्री के लिए लिया था वो बचेगा। और इसी कर्ज को पाने के लिए बताते हैं कि उसने अपने दोस्तों से 3 लाख रुपए मांगे थे। दोस्तों के अनुसार उसके पास 1,80,000 रुपए थे। मृतक की सास संध्या मिश्रा ने बताया कि जिला उद्योग केंद्र में अनुदान भेजने के नाम पर अतिरिक्त धनराशि यानी घूस की मांग की जा रही थी। वहीं सचिन को परेशान कर रहे थे। उनके स्तर से ही कार्य करना था, लेकिन वो अटकाए हुए थे और सचिन को अनुदान दे नहीं रहे थे। जब तक सचिन का उनका कहना था कि सचिन कुछ नहीं देगा तब तक हम उनका अनुदान जो 17-18 लाख वाला है वो पास नहीं करेंगे। जबकि जो अनुदान जो उद्योग केंद्र के उपायुक्त है अनुराग यादव, उनका कहना है कि अनुदान की धनराशि भारत सरकार KVIC एजेंसी के माध्यम से सीधे भेजती है। सचिन ग्रोवर के आवेदन पर 21 अगस्त को बैंक ने एजेंसी में क्लेम किया था। अनुदान अटकाने में उद्योग केंद्र का कोई हाथ नहीं है। ये सब बातें झूठी है। बहरहाल जो भी हो, कर्ज के तले दबते दबते सचिन इतना टूट गया कि उसके पास कोई चारा नहीं बचा और उसने फिर वो किया जिसकी कोई कल्पना कर सका। एक करोड़पति परिवार, एक हंसता खेलता परिवार एक झटके में बर्बाद हो गया। इसीलिए शायद बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं कि कभी कर्ज इतना मत ले लो कि तुम चुका ही मत। कर्ज से जितना बच सकते हो बच लो, उतना ही अच्छा है। सपने उतने देखो जो लाजमी हो, ऐसे सपने मत देखो जिनके चलते आप कर्ज में दब जाओ और बाद में फिर वो कर्ज आपकी ही जान ले। यहाँ पर यही हुआ। सपने, बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी लाइफ स्टाइल, अच्छी लाइफ स्टाइल जीने वाले सचिन ग्रोवर को था कि कैसी तरह से वो अपना एक बड़ा अच्छा कारोबार सेट करे जिससे वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों को और ज़्यादा अच्छी लग्जरी लाइफ दे सके। लेकिन यही जो है वो उसके लिए घातक हो गया। कारोबार सही चला नहीं। कोरोना काल के दौरान बताते हैं उसको ज़्यादा घाटा हुआ जिसकी वजह से वो कर्ज में दबता चला गया। जिन दोस्तों यारों पर उसको ज़्यादा वो था कि मेरे दोस्त हैं, मेरा साथ देंगे, उन दोस्तों ने भी पैसा दिया, लेकिन पैसे के बदले 30% का ब्याज लेते थे। हर दिन का 2,000 रुपये का ब्याज वो लेते थे। लेकिन अब कहने को तो जो लोग हैं वो यही कहेंगे कि कोई भाई छुपा के हमने नहीं दिया, हमने बोला था कि भाई इतना ब्याज पड़ेगा, उस ब्याज को तब तुमने स्वीकार किया तभी तुमने पैसा लिया। तो गलती तुम्हारी, अगर तुम नहीं दे सकते थे तुम्हें नहीं लेना चाहिए। जब इतना इतना भारी भरकम तुम्हारे ऊपर ब्याज कर्ज है तो तुम क्यों और कर्ज लेते जा रहे हो। और कर्ज लेते लेते गए, अब ये तुमने नहीं सोचा कहाँ से चुकाएंगे, और यही कर्ज आखिरकार इतना बोझ ही बन गया कि उसके नीचे सचिन ग्रोवर दब गया और उसके कर्ज की कीमत जो है
शिवांगी ग्रोवर को भी अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, और 4 साल के मासूम बेटे को। आप उस बेटे को देखोगे तो आपका कहेंगे इतना सुंदर बच्चे की हत्या भला कोई कौन कर सकता है। लेकिन इन दोनों ने शायद यही सोचा कि हम जब चले जाएंगे तो हमारे बच्चे का भला कौन ख्याल रखेगा, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की भी हत्या की, फिर खुद की जान ले ली। बड़े बुजुर्गों की बातें कई बार बहुत ज्ञान वाली होती हैं, उन्हें समझना चाहिए कि अच्छा जीवन सब कोई जीना चाहता है, अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छा घर गाड़ी बंगला सब चाहते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप कर्ज तले इतना दबते चले जाओ कि बाद में उस कर्ज को चुका ही न दो। कर्ज आपने लिया तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया तो कुछ सोच समझ कर ही लिया था कि इस लोन को हम कैसे चुकाएंगे। लोन के लिए आपका घाटा हुआ, आपको पता था ये कारोबार है, कभी फायदा है तो कभी घाटा है। आप हमेशा फायदे नहीं सोच सकते हो, आपको घाटे के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। घाटा हुआ, सचिन उसको झेल नहीं पाया। उस घाटे को कवर करने के लिए सचिन ने और लोन लिया, धीरे धीरे वो लोन और बढ़ता चला जा रहा था। किस्त चुकाने के लिए सचिन को लोन लेना पड़ रहा था, अपने दोस्तों से लोन लेना पड़ रहा था, और इतना लोन हो रहा था कि सारा पैसा जो आ रहा था दुकानों से, उसका सारा पैसा सिर्फ लोन चुकाने में ही जा रहा था, और कर्ज है कि घटने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी वजह से सब पूरा काम खत्म। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुनाते हैं। ज्ञात हुआ है थाना रोजा में ये हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा भी था इनका छोटा। इन्होंने पहले बच्चे को जहर दे दिया और उसके बाद दोनों पति पत्नी ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, कुछ आर्थिक तंगी का जिक्र है और इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें यूपी के जिले की हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। बहरहाल ये खबर वाकई में दर्दनाक थी और ये एक सबक है हम सभी के लिए। जो लोग सोचते हैं कि बहुत जल्द अमीर बन जाएं और उसके लिए वो कर्ज लेते हैं, कर्ज का पैसा लेकर कहीं निवेश करते हैं, कहीं मार्केट में डालते हैं, कहीं शेयर मार्केट में डालते हैं, ऐसा मत कीजिए। किसी चीज़ में भी आप पैसा लगाएंगे, अगर आप बिजनेस के इरादे से लगाते हैं तो दोनों चीज़ के लिए तैयार रहिए। किसी भी चीज़ में 100% लाभ नहीं होता है, घाटा भी जितना 100% लाभ होने की संभावना है 100% घाटा होने की भी संभावना है। तो ये सोच के चलिए कि ये अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो इसमें अगर आपको घाटा होगा तो आप क्या करोगे। पहले नुकसान सोच के चलिए, फिर फायदे के बारे में भी सोचिएगा। फायदा 1 रुपया होता है लेकिन घाटा जब होता है तो 10 रुपये होता है। इसलिए सोच समझकर ही कर्ज लें, तभी ज़्यादा अच्छा है। नमस्कार, देखते रहिए यूनिज़ यूपी।